जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग 360। मैं हूं अंजलि और आज हम इस वीडियो में BSOC 101 के बुक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी पार्ट 1। यह हमारा फर्स्ट ईयर का सोशियोलॉजी ऑनर्स का सब्जेक्ट है, जिसमें हम 4 बुक पढ़ेंगे, जिसमें BSOC 101 से लेके BOCC 104 तक पढ़ेंगे। ये इसमें 4 बुक्स होगा और बाकी जो आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो तो रहेगा ही। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम सोशियोलॉजी के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि सोशियोलॉजी ऑनर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कितना बुक पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट से लेकर थर्ड ईयर तक। टोटल हमारा 15 बुक्स होगा, जिसमें 1 से लेके 4 तक, 101 से लेके 104 तक मीन्स 4 बुक हम फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। 105 से लेके 110 तक सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। 111 से लेके 115 तक थर्ड ईयर में पढ़ेंगे। मतलब सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स को टोटल 15 बुक्स पढ़ना पड़ेगा बस सोशियोलॉजी का। आगे बुक्स तो और भी है ही, इसमें आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है, आपका कुछ ऑप्शंस दिया रहता है जिसमें से बुक्स को भी ले सकते हैं। तो हम बस यहाँ पे सोशियोलॉजी कंटेक्स्ट में स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसीलिए सोशियोलॉजी के लिए बता दिया आपको कि आपको फर्दर कैसे पढ़ना है। देखिए, धीरे धीरे जैसे जैसे आप बुक्स इवॉल्व होगा ना, जैसे जैसे आप बुक्स में जैसे आप देखेंगे कि मैरिज है, मैरिज आपका एक टॉपिक होगा, या आप बोल सकते हैं एक हम फर्स्ट ईयर में बस एक एज अ चैप्टर की तरह पढ़ेंगे मैरिज, ठीक है। या किनशिप, जिसको बोलते हैं रिश्ता नाता, ये बस एक चैप्टर की तरह पढ़ेंगे। पर जैसे ही हम सेकेंड ईयर में जाएंगे ना, ये हम लोग का टोटल एक बुक आ जाएगा, एक बुक फॉर एक टॉपिक पे पूरा एक बुक रहेगा, ठीक है। तो और डेप्थ में पढ़ते जाएंगे, और जितना डेप्थ में पढ़ेंगे उतना आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा, आपको समझ आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अज्यूम करते हैं कि अगर आप ये वीडियो पे आए हैं तो आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, तो सोशियोलॉजी आप पढ़ने वाले हैं, तो सोशियोलॉजी के बारे में फर्दर एक बार इंट्रोडक्शन समझते हैं कि हम सोशियोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझेंगे कि सोशियोलॉजी है क्या, उसके बाद हम आएंगे थिंकिंग सोशियोलॉजिकली। आप सोशियोलॉजिकली किस तरह से सोचेंगे या फिर आपका नज़रिया किस तरह बदलेगा, तो उससे पहले हम समझते हैं कि सोशियोलॉजी है क्या। सिंपल भाषा में समझें तो सोशियो का मतलब होता है सोसाइटी, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, है ना। बायोलॉजी मतलब लाइफ का स्टडी, जहाँ पे लॉजी वर्ड लगा रहेगा इट्स रिलेटेड टू स्टडी। तो यहाँ पे हम ये सोशियोलॉजी है, इसका मतलब आप जो हैं सोशियोलॉजी के ऑनर्स स्टूडेंट हैं, तो आप पढ़ने वाले हैं समाज को। अब मैम, समाज को हम क्यों पढ़ें, क्या रीज़न है समाज को पढ़ने का? हम लोग को पता ही है, अगर सिंपल सा बात कहा जाए कि एक इंसान को बोलेंगे ये इंसान ना सामाजिक नहीं है, मतलब सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से, या सोसाइटी जो रूल्स बनाती है वो उसके हिसाब से नहीं चलता है। तो बेसिक चीज़ सबको पता होता है। जैसे एक सिंपल भाषा में बताएं कि एक सिंपल बेसिक चीज़ है, ये आपको कोई नहीं सिखाया है पर आप जानते हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझिए, आपके घर में कोई पार्टी हो रहा है, ठीक है, आपके घर में बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, और उसी टाइम पे अचानक से एक बाहर के कोई गेस्ट या कोई बाहर के आदमी आ जाता है जिसको आप इनवाइट नहीं किए हैं, वो आ जाते हैं। तो एक सामाजिक इंसान क्या करेगा, उचित क्या है करना? ऑब्वियसली आप उनको बैठाएंगे, बोले हाँ हाँ बैठिए बैठिए, बड़े अच्छे टाइम पे आए हैं, आप बैठिए, केक तो खा के जाइए एटलीस्ट। केक बोलेंगे नहीं नहीं मेरे को जल्दी जाना है, तो उन्हें बोलेंगे नहीं नहीं आप केक खा के जाइए, तो वो इंसान को आप केक ज़रूर सर्व कीजिएगा। ये क्या है, एक सामाजिक नॉर्म, ये मतलब बोले ना सोशल नॉर्म्स है, मतलब ये आपको दिखाता है कि एक आप व्यवहारिक इंसान है। और अगर आपके घर में आया और आप उनसे काम किया और आप उनको बैठने के लिए भी नहीं बोले, जबकि आपके घर में पार्टी हो रहा है, तो वो इंसान के दिमाग में क्या आएगा कि कैसा वियर्ड इंसान है, एक बार पूछा तक नहीं, उसको केक खाने का नहीं हड़बड़ी था ना, उसके मन में था कि वो केक खाएगा, पर आपसे वो जरूर उसके मन में आएगा कि कैसा इंसान था, एक बार पूछा तक नहीं, उचित था पूछना, ठीक है। तो ये उचित था, नहीं उचित था, क्या सही है क्या गलत है, ये सब लोगों को कहाँ से सीखने को मिलता है, ये सोसाइटी से सीखने को मिलता है। तो अब बात ये आता है कि ये सब सीख के हम क्या करेंगे मैम, ये सब तो हम सबको पता है कैसे रहना है, कैसे समाज में रहना है, समाज में कुछ बेसिक चीज़ जो होता है समाज के हिसाब से सबको पता है कि सोसाइटी में क्या होता है, सिंपल सबको ही बता देंगे। अगर हम आपसे पूछें कि मैरिज का मतलब क्या होता है, तो आप बता देंगे कुछ भी जो आपको सही लगेगा। किसी के लिए मैरिज अच्छा एक्सपीरियंस होगा तो बोलेंगे कि एक दो सोल का यूनियन है, कोई बोलेंगे कि मैरिज सोसाइटी को सर्व करने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए एक ज़रूरत है, वंश को आगे बढ़ाने का एक बेसिक ऑपरेशन है। हर कोई अपने अपने तरीक़ा से बोलेगा, पर क्या आपके तरीक़ा से जो आप बोल रहे हैं क्या वही सोसाइटी है? नहीं।
सोसाइटी का जो स्टडी है ना, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी है। जो सोशियोलॉजी है ये एक सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी है, जिसको हम जैसे हम समाज को अभी देख रहे हैं ना, एक आम इंसान की तरह। अभी तो आप पढ़े नहीं हैं, स्टूडेंट पूरे बने नहीं हैं, सोशियोलॉजिस्ट तो नहीं बने हैं, आप तो जस्ट अभी उतरे हैं सोशियोलॉजी के फील्ड में। तो अभी आपका नज़रिया अलग होगा समाज को देखने का। और वही जब आप पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, जब आप थर्ड ईयर में जा चुके होंगे, ऐसा नहीं कि थर्ड ईयर में जाने के बाद ही समझ आएगा, बट स्टिल आप धीरे धीरे आपका पर्सपेक्टिव, आपका नज़रिया समाज को देखने का वो अलग होता जाएगा। आप ब्रॉड वे में समझेंगे, आप क्रिटिकली एनालाइज कर पाएंगे। थोड़ा जो चीज़ आपको दिख रहा है वो चीज़ आप जो पहले सोचते थे आप वहीं तक नहीं सोचेंगे। जैसे एग्जांपल से समझिए कि आपके जो लाइफ का डेली रूटीन है ना, डेली रूटीन, आप सोचेंगे मैम आप टॉपिक पे नहीं आ रही है, बहुत सारा एग्जांपल दे रही हैं। इसलिए कि अब कोई भी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है ना, कि आना भी चाहिए कि ये सब्जेक्ट को पढ़ने का पर्पस क्या है। जैसे इससे पहले जो बुक हम कवर किए थे, कुछ चैप्टर्स अभी हमारा बचा है, धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा, जेंडर सेंसिटाइजेशन, उसका पर्पस था आपको जेंडर इक्वालिटी की तरफ सेंसिटाइज करना, कि आप एक ही जेंडर को या एक ही वर्ग को सुपीरियर या इन्फीरियर मत समझिए, दोनों जन ही इक्वल है, इक्वालिटी का पार्ट पढ़ाना ये था। तो सोशियोलॉजी का क्या पर्पस है? सोशियोलॉजी का पर्पस है, ऑगस्ट कॉम्टे के अनुसार समझे तो ऑगस्ट कॉम्टे कौन है? ऑगस्ट कॉम्टे हमारे सोशियोलॉजी के फादर कहे जाते हैं, जो सबसे पहले वो एक सब्जेक्ट को, सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट या सोशियोलॉजी एक टर्म को कॉइन किए थे कि सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसमें हम स्पेसिफिकली सोसाइटी को पढ़ेंगे। तो उनके अनुसार, ऑगस्ट कॉम्टे के अनुसार, सोशियोलॉजी इज़ द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ अ सोसाइटी। तो बहुत सारे सोशल थिंकर्स हैं, जैसे कि आप एक बात से समझें तो हमारा अदर सब्जेक्ट जो होता है, फिज़िक्स होता है, बायो होता है, केमिस्ट्री होता है, हर सब्जेक्ट में अलग अलग साइंटिस्ट होते हैं जो अपना अपना थ्योरी देते हैं, लॉ देते हैं ना। जैसे बायो में डार्विन है, फिर से डार्विन है, और कौन थे मुझको भी याद ही नहीं आ रहा, मेरे को भी पर्सनली याद नहीं आ रहा। तो जो भी है, हर सब्जेक्ट में अलग अलग साइंटिस्ट होते हैं तो अपना अपना थ्योरी देते हैं। वैसे ही सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे थिंकर्स हैं। लगभग देखा जाए तो हम लोग ओवरऑल थर्ड ईयर तक 150 थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे जो अपना अपना थ्योरी देते हैं। तो इसमें क्या आता है, सोशियोलॉजी में आप किस तरह से अलग अलग कैसे सोचेंगे। अब आप बोलेंगे हम जो आम चीज़ देखते हैं, जैसे जो आपका डेली रूटीन है ना, जिस डेली रूटीन को आप समझते हैं कि नॉर्मल ही तो है, ऐसा ही तो होना चाहिए, पर वो ऐसा क्यों हो रहा है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, वो आपको समझाएगा सोशियोलॉजी। एक एग्जांपल से समझिए कि अगर आप देखते हैं, घर पे आते हैं और आप जनरली आप किचन में हमेशा किसको देखते हैं? मम्मी को देखते हैं, पापा को नहीं देखते। आपको लगता है ये नॉर्मल है, पर नहीं, ये नॉर्मल नहीं है। इसके पीछे रीज़न है। इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे पैट्रियार्की का रीज़न है, जिसका मतलब, पैट्रियार्की का रीज़न का मतलब पुरुष प्रधान समाज बनाने का पर्पस रहा है कि जो सोसाइटी होगा इसमें रूल कौन करेंगे? फादर रूल करेंगे। और यही एक रीज़न है जिसके कारण जनरली घर पे जो किचन का काम करती हैं, किचन में जो भी काम कर रही होती हैं, मदर काम कर रही होती है, जिसको आप सोचते हैं कि ये आम चीज़ है। नहीं, पर ये आम नहीं है, ये डिफरेंट है, इसके पीछे कारण है। तो आप अपने बोल सकते हैं कि आप डेली आपके साथ जो होता है, आप डेली रूटीन में जो करते हैं, उस सब के पीछे कुछ ना कुछ एक रीज़न है, जिस रीज़न को आप जानने का कोशिश करेंगे सोशियोलॉजी में। और देखिए, अब हम क्यों जाने, बात ये भी आता है कि हम डेली चीज़ ये जान के क्या ही मिलने वाला है। इसलिए जानना है हम लोग को कि सोसाइटी में जो भी सोशल लेवल्स है ना, जो बुरा चीज़ है, जो आम लोगों को प्रॉब्लम लेके आता है, उस चीज़ को सुधारने के लिए आपको सोसाइटी को पहले समझना होगा। जैसे अगर आप किसी को भी डायग्नोस कर रहे हैं, कोई इंसान अपना प्रॉब्लम लेके आता है, तो सबसे पहले तो आप पूछेंगे ना कि भाई आपको प्रॉब्लम कब से शुरू हुआ, क्या दिक्कत आया। आप थोड़ा ज़्यादा डिटेलिंग में जानने की कोशिश करेंगे। जैसे एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपसे पूछता है ना कि कब से शुरुआत हुआ, पहले क्या हुआ, आपके घर पे किसी को ये प्रॉब्लम है क्या। तो आप डॉक्टर एकदम रूट कॉज को समझने का कोशिश करता है, जो कहाँ से ओरिजिन हुआ, तभी तो वो जड़ से उस प्रॉब्लम को उखाड़ पाएंगे। वैसे ही समाज में कुछ सोशल लेवल्स है। सोशल लेवल्स मतलब क्या बोल सकते हैं? समाज में जो बुरा चीज़ है, क्या है बुरा चीज़?
रेप सबसे बुरा। उसके बाद आता है आपका डाउरी सिस्टम है, फीमेल फिटिसाइड हुआ, सती प्रथा जो था, एक जो एक एक जो हमारी इंडियन सोसाइटी में थोड़ा एक है इंग्लिश, जो इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा सुपीरियर समझना, रेशियल सिस्टम जो है, रेशियल सुप्रियसी जो है, जो वाइट पीपल्स को ज़्यादा एडवांस समझना, इंग्लिश जो बोलने वाले को ज़्यादा लिटरेट समझना। तो ये सब के पीछे जो है ना रीज़न जो है, पहले आपको रीज़न समझना पड़ेगा, तब जाके आप उसको हटा सकते हैं अपने सोसाइटी से। तो इस रीज़न को समझने के लिए हम पहले सोसाइटी को समझेंगे, और सोसाइटी को हम कब समझ पाएंगे, जब हम सोशियोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सोशियोलॉजी का बेसिक था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए आपका जो 4 बुक है ना फर्स्ट ईयर में, उसमें एक सबसे पहले जो BSOC 101 है, जो ये बुक है, इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सोशियोलॉजी के बारे में, एकदम बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे कि हम सोशियोलॉजी में जो सोशियोलॉजी पढ़ने वाले जो साइंटिस्ट होते हैं, सोशल साइंटिस्ट होते हैं, उस सोसाइटी को किस नज़र से देखते हैं, उनका नज़रिया क्या होता है देखने का। दूसरा समझेंगे कि उस सोशियोलॉजी का क्या अदर डिसिप्लिन के साथ, मतलब अदर सब्जेक्ट के साथ कोई इंटरलिंक है। हाँ, ज़रूर होता है। देखिए सब्जेक्ट का हर किसी सब्जेक्ट का हर किसी के साथ लिंक होता है। सिंपल भाषा में आप 9-10 में जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़े थे ना, उसका भी लिंक था, ऑब्वियसली लिंक है। अगर हम आपसे पूछें कि ज़्यादा बैटल जो भी हुआ है, बैटल ऑफ पानीपत, 3 बैटल ऑफ पानीपत, ये पानीपत में ही क्यों हुआ है, इसके पीछे ज्योग्राफिकल रीज़न है। अगर हम आपसे पूछें कि किसी एक जगह का कल्चर जो है, कल्चर में खाना पीना आ सकता है, पहनावा, ड्रेस, फेस्टिवल, सब कुछ आ सकता है। साउथ इंडियन लोग जो होते हैं, ज़्यादा वो चावल का बना हुआ चीज़ क्यों खाते हैं, इडली डोसा क्यों खाते हैं, क्योंकि वहाँ पर राइस का कल्टीवेशन अच्छा होता है। तो वो किससे रिलेटेड है, ज्योग्राफिकल फीचर से रिलेटेड है। तो ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज रिलेटेड टू वन अनदर, किसी ना किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो आप किसी एक सब्जेक्ट को आइसोलेट करके नहीं पढ़ सकते हैं, हर किसी का इम्पैक्ट, किसी ना किसी सब्जेक्ट का इम्पैक्ट पड़ता है। वैसे ही सोशियोलॉजी का किसी अदर सब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन है, जिसमें आपका यूनिट 3 से लेकर यूनिट 7 तक में आपका एंथ्रोपोलॉजी के साथ रिलेशन को समझेंगे, साइकोलॉजी के साथ रिलेशन समझेंगे, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस के साथ रिलेशन समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम समझते हैं थिंकिंग सोशियोलॉजिकली में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक होगा हमारा सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है नज़रिया, किस नज़रिए से हम देखते हैं। जैसे हम होता है ना फिजिकल साइंस में क्या पढ़ते हैं, फिजिकल साइंस में हमारा रहता है जो हमारे आसपास जो भी घटना हो रहा होता है उसके पीछे हम रीज़न समझ जाते हैं, रीज़न जान पाते हैं। पहले हम लोग को लगता था ये सब कुछ कॉमन सा बात था, पता था सबको कि कोई भी चीज़ तुम ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे ही गिरेगा, ये सबको पता है, छोटा बच्चा को भी पता है। पर छोटा बच्चा को ग्रेविटेशन के बारे में नहीं पता है। जो वो बड़ा होता है, जब वो फिजिक्स पढ़ता है, तब उसको वो जो कर रहा था बचपन से, उसको उसके बारे में पता चलता है, उसका कारण पता चलता है, रीज़न वो जान पाता है। तो फिजिकल साइंस क्या है, हमारे आसपास जो घटना हो रहा होता है उसके पीछे का रीज़न हम जान पाते हैं। वैसे ही सोशियोलॉजी में हम समाज में जो घटना हो रहा है, जो चीज़ हो रहा है, उसके पीछे का रीज़न समझ पाते हैं। ठीक, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होता है। अब आप ऐसे ही नहीं समझ पाएंगे किसी रीज़न को, उस रीज़न को समझने के लिए कुछ एक मेथड्स होता है, वो मेथड्स को हम लोग को फॉलो करना पड़ता है, हमारा थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ता है, अपने आप से दूर होना पड़ता है। जैसे कि बोल सकते हैं ना कि आप जो डेली रूटीन है, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी चीज़ हो रहा है, उसको बस अपने ही नज़रिए से मत देखिए, ऑब्जेक्टिविटी के तरीके से देखिए, फैक्ट को देखिए। कह सकते हैं कि न्यूट्रल होकर आपको देखना पड़ता है, एक अलग लेंस से देखना पड़ता है सोसाइटी को। जैसे कि एक फेमिनिस्ट होगा ना, अगर उसका पर्सपेक्टिव फेमिनिस्ट वाला पर्सपेक्टिव है, फेमिनिस्ट का नज़रिया है, तो समाज में होने वाला जो घटना होगा ना, किसी के साथ हो रहा होगा, तो वो सोचेंगे कि इसके पीछे बस यहाँ पे ये दो जन ही इन्वॉल्व नहीं है। अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को पीट रहा है तो वो सोचेंगे कि यहाँ पे बस हस्बैंड वाइफ के बीच का ही रिलेशन नहीं, यहाँ पे पैट्रियार्की कहीं ना कहीं है। तो वो इसको फीमेल पे होने वाला अत्याचार की तरह से देखेंगे, उनका नज़रिया अलग होगा। जैसे हमारे सोशियोलॉजी में कुछ साइंटिस्ट हैं, जैसे इमाइल डर्कहाइम हर चीज़ को बोलते हैं कि समाज में होने वाला जो भी इंडिविजुअल पे होने वाला जो इम्पैक्ट होता है, वो कहीं ना कहीं उसके पीछे से समाज उसके पीछे बड़ी जिम्मेदार होती है। जैसे सुसाइड का कंसेप्ट आएगा कि सुसाइड लगता है कि एक इंडिविजुअल प्रोसेस है, ये वो इंडिविजुअल प्रॉब्लम था कि एक इंसान सुसाइड कर लिया, पर नहीं, वो इमाइल डर्कहाइम बोलते हैं कि इसके पीछे समाज जिम्मेदार है। वो डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हमारा वो टॉपिक आएगा। तो
फिलहाल हमारा सेकेंड टॉपिक जो होगा सोशियोलॉजिकल मेथड। जैसे हम बोले ना कि आपका जो पर्सपेक्टिव है सोशियोलॉजी को पढ़ने का जो नज़रिया है वो तभी बदलेगा जब अपना मेथड चेंज करेंगे। कुछ मेथड्स होता है, वो क्या क्या मेथड्स होगा हम फर्दर डिस्कस करेंगे टॉपिक में। थर्ड पॉइंट हमारा आएगा सोशियोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। हमारे एवरीडे लाइफ में जो चीज़ हम देख रहे होते हैं उसको धीरे धीरे हम अलग अलग नज़रिए से देखने लग जाते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि अरे इस बंदे के पास कॉमन सेंस नहीं है। तो कॉमन सेंस क्या है यहाँ पे? कॉमन सेंस है जो सोसाइटी सिखाई है, उस सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से अगर वो इंसान काम नहीं करता है मतलब वो कॉमन सेंस उसके अंदर नहीं है बोला जा रहा है। तो बोलते हैं ना कि आप थोड़ा आपका जो मेथड हो जाएगा, आपका जो डेली लाइफ में जो जो आप काम कर रहे हैं वो जो उसको आप अलग नज़रिए से देखेंगे, कॉमन सेंस के तरीक़ा से नहीं देखेंगे, अलग तरीक़ा से देखेंगे। अलग तरीक़ा से देखने का मतलब है आप किसी एक चीज़ पे बायस्ड होकर नहीं देखेंगे। जैसे कोई लोग बोलते हैं ना कि ट्राइबल्स लोग को देख के आता है कि अरे झींगा लाला वाला आता है, मूवीज़ में भी दिखाते हैं ट्राइबल्स लोग थोड़े बारबेरियन होते हैं, पर रियल में ट्राइबल्स बारबेरियन होते हैं क्या? नहीं। आप जाइए, आप देखिए, उसके बाद आप स्टडी करके उसके बाद आप बोलिए कि हाँ ट्राइबल पीपल कैसे होते हैं। पहले से प्रीजुडिस मत हो जाइए। ये आपकी प्रीजुडिस होना, स्टीरियोटाइप वाला होना, ये सारे चीज़ को हटा देगा जब सोशियोलॉजी आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। किसी भी सोसाइटी के किसी भी वर्ग को आप जब समझेंगे तो आप अपने नज़रिए से ही नहीं समझेंगे। कि विलेज के लोग, लगता है कि विलेज के जो लोग हैं वो थोड़े सुपरस्टिशियस ही होते हैं, पर रियल में होते हैं क्या, ये आप जाके देखिएगा, विलेज का स्टडी कीजिएगा तो पता चलेगा। जैसे एम.एन. श्रीनिवासन विलेज का स्टडी करते हैं और उसके बाद वो जो थ्योरी देते हैं फिर हम लोग फर्दर पढ़ेंगे जब इंडियन सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, सोशियोलॉजी जो इंडियन सोसाइटी के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो। फोर्थ पॉइंट हमारा आता है सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट। कुछ कंसेप्ट है तो हम लोग को सोशियोलॉजी में ज़रूरत लगेगा, उसका सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से क्या डेफिनेशन है उसको हम समझेंगे। जैसे बोल सकते हैं कि स्टेट का डेफिनेशन अलग अलग हो जाता है ना। अगर फिजिक्स में आप स्टेट का मतलब पढ़ेंगे तो स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें 3 तरह का स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और वही जब आप स्टेट का डेफिनेशन पॉलिटी में पढ़ेंगे तो ये अलग हो जाएगा। जैसे इसमें राज्य का बात हो रहा है तो वही बात है कि कुछ कंसेप्ट है जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हम उस कंसेप्ट का डेफिनेशन को पढ़ेंगे। फिफ्थ पॉइंट हमारा होगा कि सोशियोलॉजी का अदर डिसिप्लिन के साथ क्या रिलेशन है। सिक्स्थ पॉइंट है रियलिटी में सोशियोलॉजी क्या होता है। जो हम लोग को जैसा हम लोग को लग रहा होता है सोसाइटी है, क्या वही सोसाइटी है या वो अलग है। देखिए हम लोग जो भी बोलते हैं ना, कोई भी इंसान अगर आम इंसान का बात करें, अगर आम इंसान अगर कुछ बोलता है तो वो अपना डेली लाइफ का एक्सपीरियंस से बोलता है। अगर मान लीजिए एक इंसान है, सिंपल एग्जांपल से समझिए तो अगर एक इंसान के साथ, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, अगर वो उसका बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है रिलेशनशिप, लव वाला रिलेशनशिप में, तो वो अगर आप उससे पूछेंगे आपके अनुसार प्यार क्या है, तो उसका अगर गंदा एक्सपीरियंस होगा तो वो बोलेगा अरे प्यार का मतलब दर्द। और अगर किसी का बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा होगा, उनके लाइफ पार्टनर उनके लिए बहुत अच्छे रहे होंगे, अच्छा एक्सपीरियंस दिए होंगे, तो वो बोलेगा प्यार एक खूबसूरत एहसास है। तो क्या रियल में प्यार वैसा है? उन दोनों के हिसाब से डिफ़ाइन किया जाए प्यार क्या है? नहीं, उन दोनों के हिसाब से हम डिफ़ाइन नहीं करते। किसी के पर्सनल एक्सपीरियंस से हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते किसी चीज़ को। ठीक, उसको पढ़ने का एक अलग मेथड होता है, वो मेथड आपका धीरे धीरे बदलेगा। ठीक है। लास्ट पॉइंट हमारा होगा ऑब्जर्व करना, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट करने का मतलब है, अब मान लीजिए कोई सोशियोलॉजिस्ट है और वो अपना एक थ्योरी दे दिए, तो क्या वो थ्योरी हर जगह वैलिड होगा? क्या उस थ्योरी को मान लिया जाए? या फिर चलिए आपके पापा ही कुछ बोल रहे हैं तो क्या आपके पापा के बात को थ्योरी बना दिया जाए? नहीं, आप कुछ भी नहीं दे सकते हैं, आप कुछ भी थ्योरी अपना नहीं दे सकते, क्योंकि आपके थ्योरी को फिर दूसरे साइंटिस्ट हैं उसको ओवररूल करेंगे, उसको उसका क्रिटिक्स होगा, मतलब क्रिटिकली उसको एनालाइज किया जाएगा। क्रिटिकली एनालाइज करने का मतलब होता है उस थ्योरी के कमी को उजागर करना, लूप होल्स को हाईलाइट करना कि यहाँ पे कमी रह गया, ये चीज़ को यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। जैसे फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स का जो लॉ होता है वो यूनिवर्सल अप्रूवल होता है, स्पेस और टाइम में अप्रूव होता है। स्पेस और टाइम मतलब, स्पेस मतलब जगह, टाइम मतलब समय, हर जगह और हर समय वो जो लॉ होगा वो एप्लीकेबल होगा। पर क्या कुछ थ्योरी है सोशियोलॉजिकल साइंटिस्ट का, क्या वो थ्योरी हर जगह एप्लीकेबल होगा? क्या हर जगह ये एप्लीकेबल है? इसको हम पढ़ेंगे और उसको वैलिडेट करेंगे कि ये जो थ्योरी है कितना वैलिड करता है किस किस जगह पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट होगा, जैसे
वो जिसमें हम दो स्कॉलर्स के बारे में पढ़ेंगे। एक होंगे जिगमंड बॉमन और दूसरे होंगे C.W. मिल्स, C. राइट मिल्स। ये दो का नाम मेंशन ज़रूर कीजिएगा सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में, क्योंकि ये दोनों अपना अपना थ्योरी देते हैं कि जो भी थ्योरी देंगे वो थ्योरी आप बस देखिए, इन दोनों साइंटिस्ट का अगर नाम लिख देते हैं ना तो आपका आधा थोड़ा आप एज में आ जाएंगे कि हाँ एटलीस्ट साइंटिस्ट का नाम इनको पता है। सोशल साइंटिस्ट जो भी स्कॉलर्स हैं, थिंकर्स हैं, जो भी होंगे, थ्योरी के साथ साथ आप उनका नाम जरूर दीजिएगा कि ये थ्योरी कौन दिया गया है। और सोशल साइंस में बहुत सारे थ्योरीज है, इवन बोले तो आपको 150 से ज़्यादा थिंकर्स का नाम याद रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत प्रेशर लगेगा, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते बार बार रिपीट होगा ना तो बार बार आपको लिटरली खुद ही याद हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ऑगस्ट कॉम्टे का नाम ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि इनको फादर ऑफ सोशोलॉजी कहा जाता है। ये हमेशा याद रखिएगा, ये एकदम बेसिक सा है सोशोलॉजी स्टार्ट करने से पहले। ये आपका आएगा और फिर दूसरे बुक्स में आएगा, हम ऐसे बता दिए। हाँ, अब स्टार्ट करते हैं सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है? जिसके कारण सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऐसा हुआ जिससे आप सोसाइटी को अलग तरीक़ा से देखते हैं और अलग तरीक़ा से इवन सोचते भी हैं। मतलब जो भी चीज़ से आप फैमिलियर हैं ना, उससे आप डीफैमिलियर होंगे कहा जाए तो। मतलब जो चीज़ आपको लग रहा है ये तो आम चीज़ है, ये तो होता ही है, ऐसा ही होता है, पर नहीं, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बल्कि आप उसको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, उसके पीछे रैशनल हो जाएंगे, रीजनिंग ढूंढेंगे। जैसे कि हम आम तौर से सोचते हैं कि पति का बड़ा होना इट्स नॉर्मल, पति जनरली बड़े होते हैं, पत्नी छोटी ही होती है। मम्मी पापा का मारना नॉर्मल है। पहले के लोग बोलते थे, क्लर्जी लोग बोलते थे कि हम लोग राजा जो होते थे, या फिर कोई क्लर्जी मैन जो होंगे जो चर्च में रहते थे, संत लोग बोलते कि हम लोग के पास डिवाइन पावर है, हम लोग के पास भगवान का दिया हुआ शक्ति है। जैसे बोल सकते हैं, अकबर बोलते थे शैडो ऑफ गॉड अपने आप को। तो ये चीज़ पहले था कि हाँ अगर वो बोल दिए तो हम मान लेते थे, पर नहीं, अब वो मानते नहीं हैं, हम लोग मानते नहीं हैं उस चीज़ को। जो भी हमारा आम चीज़ है, जो चीज़ शुरू से चलता आ रहा है, उसको एक्सेप्ट ना करके उसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, उसको अलग नज़रिया से देखते हैं। जिस चीज़ से हम फैमिलियर थे उस चीज़ से डीफैमिलियर होके फिर समझने का कोशिश करते हैं, फिर पढ़ने का कोशिश करते हैं। पर जनरली होता क्या है, जो सोशोलॉजी होता है, सोशोलॉजिस्ट जो भी होते हैं वो तो समाज के ही पार्ट हैं, वो तो अलग दूसरे प्लैनेट से तो आए नहीं है। कहीं ना कहीं उनके अंदर भी उस चीज़ का प्रभाव होता है। अगर कोई एक अमेरिकन होंगे, जैसे जिगमंड बॉमन जो हैं, जिगमंड बॉमन हुए या फिर C.W. मिल्स हुए, मान लीजिए कोई वेस्टर्न थिंकर्स हैं, तो वेस्टर्न थिंकर्स का बोलने का मतलब है आपका जो हमारा होल वर्ल्ड मैप वर्ल्ड है, वर्ल्ड का जो हमारा साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और उसके नीचे आपका साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका जो पार्ट है, फिर से यूरोप का कुछ पार्ट है, ये वेस्टर्न साइड का पार्ट हो जा रहा है। और ईस्टर्न साइड में आ जाते हैं एशिया, इंडिया, श्रीलंका, चाइना, ये सब ईस्टर्न पार्ट है। इवन अफ्रीका, ये आपका ईस्टर्न पार्ट है। तो बोलते हैं कि वेस्टर्न सुपीरियरिटी ज़्यादा है। उन लोग बोलते हैं, उन लोग के साइंटिस्ट के दिमाग में रहता है कि हम लोग जो हैं वो थोड़े सुपीरियर हैं, सुपीरियर रेस वाले हैं। तो कहीं ना कहीं उनके थ्योरी में वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि वो जो इंग्लिश मैन है वो ज़्यादा सुपीरियर है, जो वेस्टर्न है वो ज़्यादा सुपीरियर है, और जो ईस्टर्न सोसाइटी है वो थोड़ा इन्फीरियर है, बारबेरियन है। तो उनके थ्योरी में वो चीज़ रिफ्लेक्ट करेगा। और यही चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको अपने आप से भी दूर होके, न्यूट्रल होके आपको समाज को पढ़ना है और समाज की थ्योरी को बताना है। इंटरप्रेट करना रियलिटीज़ जो है डेली लाइफ का, एवरीडे लाइफ का जो रियलिटी है। जैसे बोल सकते हैं कि एक इंसान एक म्यूज़िक सुन रहा है, ठीक, तो म्यूज़िक सुन रहा है तो लगता है कि उसका वो पर्सनल चॉइस है। हाँ, कोई भी सुन सकता है म्यूज़िक, पर नहीं, ये पर्सनल चॉइस ही नहीं है। सोशोलॉजिकली आप देखेंगे, सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये पर्सनल चॉइस नहीं है। कोई भी इंसान गाना सुन रहा है क्योंकि उसके पीछे समाज जिम्मेदार है। कौन सा गाना वो सुन रहा है, उसका जो चॉइस है उस पर डिपेंड करेगा। अगर वो गांव का इंसान है, अगर रूरल एरिया में है, तो ऑब्वियसली उसका गाना चूज़ करने का जो ऑप्शंस होगा वो अलग होगा। अगर वो रूरल एरिया का है वो अलग होगा, अगर वो दूसरे कंट्री से बिलोंग करता है तो वो अलग होगा। अब नॉर्मल देखिए ना, पंजाब हरियाणा की तरफ जाइए तो हरियाणवी सॉन्ग ज़्यादा बजेगा, बिहार यूपी की तरफ जाइए तो खेसारी लाल इज़ फेमस होगा ना। या फिर आप ये सोचिए कि अगर छोटे बच्चे हैं, अगर एक छोटा बच्चा है तो छोटा बच्चा कुछ अलग चीज़ देख रहा होगा, बड़ा बच्चा कुछ अलग चीज़ देख रहा होगा, अलग सॉन्ग सुनना प्रेफर करेगा। कोई टीनेज है तो वो ज़्यादा लव से रिलेटेड सॉन्ग सुनने का कोशिश सुनना पसंद करेगा। और वो चॉइस क्यों कर रहा है?
अगर वो सॉन्ग को चॉइस क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके पीछे जो उसके आसपास के जो लोग हैं, पीयर्स ग्रुप हैं, वो भी वो देख रहे हैं। आज का हमारा सोसाइटी क्यों इवॉल्व कर रहा है? अगर सोसाइटी आजकल के बच्चे लोग थोड़े ज़्यादा एडवांस होते हैं, हम लोग के टाइम पे उतने नहीं थे। क्यों है? क्योंकि हमारे सोसाइटी में बहुत सारा बदलाव आया है। टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा जो आया 4G का इन्वेंशन जो हुआ। पहले हम लोग के पास नेट बहुत कम होता था, है। उसके बाद सोसाइटी आया कि नेट हम लोग को बहुत ज़्यादा अमाउंट पे इजीली अवेलेबल होने लगा, थोड़ा चीप हो गया, जिसके कारण नेट का एक्सेस करना इजी हो गया। नेट का एक्सेस करना इजी हो गया, लोग रील्स देख रहे हैं, और रील्स, शॉर्ट्स, यूट्यूब बहुत लोगों को बहुत अपग्रेड कर रहे हैं। तो आजकल के बच्चे ज़्यादा एडवांस हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे सोसाइटल चेंजेस है, जिम्मेदार है। इस तरीक़ा से आप हर चीज़ को समझ पाएंगे। जैसे बोल सकते हैं कि और इसमें क्या बोल सकते हैं, डाउरी का रेट अब बढ़ गया है। लोग नहीं, डाउरी नहीं, डाइवोर्स का रेट अब बढ़ गया है। तो क्या इसके लिए पर्सनल चॉइस है कि हाँ, एक लड़की एक लड़के को अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे रही है, अब दे देती है, अब डाइवोर्स के लिए एक्सेप्टेबल है। तो क्या इसके पीछे नॉर्मल रीज़न समझा जाए कि नहीं? इसके पीछे समाज भी है। अब समाज इवॉल्व कर रहा है। लड़कियाँ जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं, बेटी को एजुकेशन इक्वल एक्सेस में मिल रहा है। गवर्नमेंट भी उसके लिए बहुत ही बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो भी स्कीम आया है, बहुत अवेयर कर रहे हैं लोगों को। लड़कियां पढ़ रही है, लड़कियां जागरूक हो रही है, लड़की सेल्फ डिपेंडेंट हो रही है, लड़कियों को अपने पति पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ रहा है, जिसके कारण वो अभी किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती है कि हाँ, किसी भी तरह का अगर उन पर टॉर्चर हो रहा है। पहले की वुमेन लोग क्या होती थी, सोचती थी कि एक्स कर लेते, फिर कहाँ जाएंगे, छोटा बच्चा है, बच्चा को लेके कहाँ जाएंगे, आखिर तो वो जैसे भी मारते हैं या कैसे भी रखते रहा, खिलाते पिलाते तो वही है हम लोग को, और कहाँ जाएंगे। पापा भी रखेंगे, पापा भी नहीं रखेंगे, क्योंकि समाज का पहला था कि बेटियाँ घर पे नहीं है, मतलब शादी किया हुआ बेटी को घर पे नहीं रखते हैं, वो ससुराल में ही सही है। तो ये सब आइडियोलॉजी धीरे धीरे अब चेंज हो रहा है। और इवन पहले जो लीगली भी डाइवोर्स लेना थोड़ा ज़्यादा आसान नहीं था, जो अब आसान कर दिया गया है, तो थोड़ा आसान है। तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो रहा है, सोसाइटल इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये सब जिम्मेदार है किसी इंडिविजुअल एक्शन पे। कोई एक इंसान अगर ये एक्शन ले रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं समाज जिम्मेदार है। ये हुआ किसी भी सोसाइटी के छोटे छोटे चीज़ को डेप्थ में पढ़ना, ठीक है। जिसमें बताते हैं जिगमंड बॉमन क्या बोलते हैं, स्कॉलर बोलते हैं कि जो भी समाज में चीज़ चेंजेस होता है ना, समाज में कोई भी वैल्यूज़ डेवलप होता है, कोई लोग अगर किसी चीज़ को, अगर इस सोसाइटी में हम आज इंडियन सोसाइटी का बात करें तो पेरेंट्स को रेस्पेक्ट देने वाला ज़्यादा आता है कि पेरेंट्स आएंगे, उनका पैर छूना, उनके सामने उनके बात को मतलब मान लेना, ज़्यादा रिस्पेक्ट वाला चीज़ आता है, जो वेस्टर्न कल्चर में नहीं दिखता है। तो किसी भी सोसाइटी में अगर किसी तरह का कल्चर दिखता है और लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और अपना वैल्यू बना लेते हैं धीरे धीरे, क्यों? ये कौन इवॉल्व कर रहा होता है? तो जिगमंड बॉमन के अनुसार ये जो पावर होता है, ये कि किसी वैल्यू को अपग्रेड करना, कि उनके पास होता है जो सबसे पावरफुल पर्सन होते हैं हमारे सोसाइटी के। जैसे वो एक सिंपल भाषा में समझे, ये चीज़ अभी भी एप्लीकेबल है कि जो हमारे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर होते हैं, कुछ भी होता है जो मीडिया में ऐड आता है, कोई मीडिया का ऐड में एक जो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं उनको दिखाते हैं कि अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो लगता है कि अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो हम भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी एक नया आया था ना, एक मेसी थे, जो हमको ठीक से याद नहीं, पर एक फुटबॉलर थे जो अब एक कोको कोला का बॉटल को बगल में रख के बिस्लेरी का बॉटल को आगे कर देते। इस छोटे से काम के कारण ना कितना कोको कोला का जो प्राइस था, जो प्रॉफिट था, वो बहुत तेज़ी से नीचे गिर गया। ये क्या है? सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है ना। जो वैल्यूज़ है इंसान का कि कोको कोला पीना है, जो चॉइस है बोल सकते हैं, अगर ज़्यादा वैल्यूज़ बहुत डेप्थ में आ जाएगा, थोड़ा ऊपर में अगर पढ़ें तो चॉइस जो है किसी चीज़ का किस पे डिपेंड कर रहा है? एक पावरफुल पर्सन के, सोसाइटी की जो पावरफुल पर्सन है, जिनके हाथ में पावर है, जिनके हाथ में बोल सकते हैं किसी को इन्फ्लुएंस करने का पावर है, किसी की सोच को चेंज करने का जो पावर है उसके हाथ में है, जिनके हाथ में रिसोर्सेज जाता है, वो प्रोपागेट करते हैं वैल्यूज़ को, और जो वैल्यूज़ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाता है, और वो धीरे धीरे जनरेशन बाय जनरेशन एक वैल्यूज़ बन जाता है, जिसमें उस टाइम के पावरफुल पर्सन आ सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स आ सकते हैं, फिर से सेलिब्रिटी आ सकती हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आ सकते हैं, या फिर क्लर्जी मैन आ सकते हैं, संत, बड़े बड़े संत जो होते हैं, बोलते हैं ना कि जो चैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं, जैसे गांधी जी बोल सकते हैं। तो इनके हाथ में बहुत बड़ा पावर होता है समाज में बदलाव लाने का।
इससे अब आप सोचिए, देखिए हमारे यूपीएससी में भी सोशोलॉजी एज ऑप्शनल है, आप ले सकते हैं। तो सोशोलॉजी ऑप्शनल में भी जो भी सब्जेक्ट है, इस सोशोलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स पे ये बहुत बड़ा उनके सिविल सर्विस में काम आ सकता है। कि कभी भी आप मान लीजिए किसी ट्राइबल एरिया में आपका काम हो, या फिर फॉरेस्ट एरिया में आप गए, आप का अपॉइंटमेंट होता है, वहाँ पे आपको काम करना है, तो या फिर किसी ऐसे सोसाइटी में जा रहे हैं जो वहाँ के लोग बहुत कंजर्वेटिव है, बहुत ऑर्थोडॉक्स से पिछड़े हुए हैं, तो वो उनको बदलना है, उनके सोच को बदलना है। आप अचानक से नहीं उन पर ऑथोरिटेरियन पावर ला के नहीं बदल सकते हैं। तो आप उनके ना विश्वास को नहीं जीत पाएंगे। आपको उनके विश्वास को जीतना है तो आप ना वहाँ की जो जनरली जो होते हैं ना, जो थोड़े जिनको लोग जो समझ नहीं पाते हैं कि क्या किया जाए प्रॉब्लम को, तो वो जनरली वो बाबा के पास जाते हैं। बहुत रिलीजियस होते हैं। अगर वो रिलीजियस हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी बाबा लोग से, जो बाबा, क्योंकि उनका बात वहाँ के बड़े लोग, बड़े जनता जो है, मतलब फीमेल्स है, बहुत मानेंगी। अगर वो मानेंगी तो वो अपने बच्चों को सिखाएगी, और बच्चे सीखेंगे तो वो वैल्यूज़ जो है एक सिटीज़न तक पहुंच पाएगा, क्योंकि वही बच्चे तो हैं जो बड़े होकर सिटीज़न बनेंगे। जैसे एक बात समझिएगा एग्जांपल से, और एक और एग्जांपल से समझिए कि एक हम ही, मेरे घर पे भी बहुत रिलीजियस फैमिली है हमारा भी। तो मेरी नानी जी जाती है, तो उसमें बोलते हैं कि उसके घर संत बोलते हैं कि उनके घर का, हम एकदम क्रिटिकली नहीं देख रहे हैं, बस हम अपने अपने अनुसार जो मेरे को सही लग रहा है वो आपको बता रहे हैं। वो बोलते हैं कि जो भी पापा मम्मी, जो भी मम्मी पापा अपनी बेटी का कमाई खाते हैं ना, उनसे बड़ा पापी कोई नहीं है। ठीक है। अब बताइए, उनका ये कंसेप्ट, उनका बस ये ज्ञान मेरी नानी के दिमाग में बहुत अच्छे से सेट कर गया। ठीक है। और वो मेरी मम्मी को क्रिटिकली बोलने लगी। अब मेरे को बताइए कि वो बाबा का कंसेप्ट, अगर वो ये बात बोले होते कि बेटा हो चाहे बेटी, बेटा हो चाहे बेटी, अगर बेटा आपका सेवा कर सकता है, बेटा आपको कमा कर खिला सकता है, तो बेटी भी आपको कमा कर खिला सकती है। इससे क्या स्प्रेड होता? इक्वालिटी होता। पर जब वो ये बोल दिए कि बेटी नहीं कमा सकती, बेटी का कमाई खाना इज़ लाइक क्या बोल सकते हैं, ब्लास्फेमी है, मतलब गलत है। ब्लास्फेमी तो नहीं बोलेंगे, या थोड़ा पाप की तरह हो जाएगा, जो आप पे दोष लगता है। तो जिससे क्या करेंगे, जो पेरेंट्स होंगे अपनी बेटी को बाहर अर्न करने के लिए नहीं भेजेंगे। क्या करेंगे? बेटी का जल्दी शादी कर देंगे और उनको पढ़ाया भी कम जाएगा। ठीक है। इससे इनइक्वालिटी स्प्रेड किया ना। पर हम अगर आगे बोलेंगे अभी नानी जी को, तो मेरी नानी कभी मेरा बात नहीं मानेगी। पर वही अगर वो बाबा बोले होते तो ज़रूर वो मानती या समझती। तो सोसाइटी को बदलने का पावर सबसे ज़्यादा किस में होता है? एक पावरफुल पर्सन में। वो रिसोर्सेज से भी पावरफुल हो सकता है, इन्फ्लुएंस से भी पावरफुल हो सकता है। जिसको अगर सब कोई मान रहे हैं, जिनके बात को तवज्जो देते हैं, तो उनके हाथ में पावर रहता है। तो वो चाहे तो समाज को बदल सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को जब आप समझ जाएंगे ना, तो जब आप कहीं भी सोसाइटी में, कहीं भी आपका नियुक्ति हो रहा है, आप किसी को चेंज करना चाहते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि अगर आप सोसाइटी में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले किन के पास जाना चाहिए। समझे? इसीलिए तो मीडिया आजकल जितना भी ऐड आता है, किसको पकड़ा जाता है? जिसके पास ज़्यादा फॉलोअर्स होता है। जैसे होता है ना, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, उनको कोलाबोरेशन के लिए बोला जाता है कि आप मेरा ये साड़ी पहनिए, या मेरा ज्वेलरी पहनिए, या इस चीज़ का ऐड कीजिए, तो लोग आपसे, आपके थ्रू बहुत सारा प्रोडक्ट खरीदेंगे, है ना। मीडिया तो इससे आपका बिजनेस चल रहा है ना। तो ये इकोनॉमी से भी रिलेट कर पा रहे हैं आप इसको, पॉलिटी से भी रिलेट कर पा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिलेट कर पा रहे हैं। समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि सोशोलॉजी का कितना बड़ा फंक्शन होता है हमारे सोसाइटी में। सोशोलॉजी अब सोसाइटी को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। ठीक है। दूसरा आता है सी राइट मिल्स। देखिए, सी राइट मिल्स जो है, इनका सबसे फेमस कंसेप्ट है सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, जो हम टाइटल में पढ़ेंगे, अभी आएगा। पर ये जो है ना अमेरिकन है, तो ये ज़्यादा स्टडी जो किए हैं ना, अमेरिकन सोसाइटी को स्टडी किए हैं। पर क्या आपको भी पता होगा कि अमेरिकन सोसाइटी और इंडियन सोसाइटी क्या सेम होगा? बिल्कुल नहीं। कुछ ऐसा चीज़ है जो अमेरिकन में कॉमन होगा, अमेरिका में कॉमन होगा। कुछ ऐसा चीज़ है जो एक कॉमन आइडेंटिटी होगा, जो इंडिया को एकजुट बना के रखी है। हालांकि डाइवर्सिटी इंडिया में भी बहुत है, पर कुछ ऐसा चीज़ है जो कॉमन है, जो आपको कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, और आपको वेस्ट से लेके ईस्ट तक हर जगह आपको मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश से द्वारका तक हर जगह आपको वो कॉमन चीज़ दिखेगा, जिसमें आपको दिखेगा कि हाँ, थ्रू आउट आप इंडिया में ही घूम रहे हैं, अभी भी इंडियन आइडेंटिटी नहीं गया है। ठीक है। तो ये सी राइट मिल्स जो है अमेरिकन सोसाइटी को स्टडी करते हैं, और ये बोलते हैं कि जो हिस्ट्री जो होता है ना, हिस्ट्री बहुत सारे वैल्यू को शेप करता है। हिस्ट्री वैल्यू को शेप करने का उनका बोलने का क्या मतलब है? देखिए, सी राइट मिल्स का 3 कंसेप्ट है: बायोग्राफी, हिस्ट्री
और सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन। बोलते हैं कि बायोग्राफी, किसी इंसान का बायोग्राफी, किसी इंसान का जो बोल सकते हैं कैरेक्टर या फिर बिहेवियर, वो डिपेंड करता है हिस्टोरिकल इम्पैक्ट से, और किसी का हिस्टोरिकल इम्पैक्ट डिपेंड करता है सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन से। तो उससे पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन है क्या। तो ठीक है, वो तो हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम समझते हैं कि वैल्यू जो होता है, हिस्ट्री जो होता है किसी भी सोसाइटी का, वैल्यू को किस तरह से शेप करता है। जैसे आप एक बात समझेंगे कि जैसे आज के लोग का आज भी जो इम्पैक्ट पड़ा हुआ है, आज के लोगों का जो वैल्यूज़ है कि इंग्लिश बोलना है ना। बहुत सारे एक ही तो मेरी स्टूडेंट ही आती है, वो बोली थी कि मैम मेरे को स्कूल में बोला गया है कि अगर हम इंग्लिश में नहीं बोलेंगे, अगर मैम पकड़ ली इंग्लिश में नहीं बोलते हुए, तो वो क्या हम लोग पे क्या किया जाएगा, फ़ाइन लगाया जाएगा। सोच के देखिए अपना ही भाषा, अपना ही मदर टंग बोलने के कारण हम लोग पे फ़ाइन लगाया जा रहा है। ठीक है, इंग्लिश बोलना सही है, इंग्लिश बोलिए क्योंकि यूनिवर्सल है, बहुत ज़्यादा देश में बोला जाता है, इसीलिए इंग्लिश बोलिए। पर अगर कोई हिंदी बोल रहा है और कोई इंग्लिश बोल रहा है, तो पहले ही एक मन में आ जाता है कि इंग्लिश बोलने वाले लिटरेट होंगे और हिंदी बोलने वाले ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, ज़्यादा उनको नॉलेज नहीं होगा। देखिए, इंग्लिश और हिंदी है क्या, एक लैंग्वेज है, नॉलेज तो है नहीं ना, एक लैंग्वेज है। नॉलेज को देने का एक माध्यम है, एक मीडियम है। आज हम आपको कुछ भी सिखा रहे हैं तो क्या हिंदी में सिखा रहे हैं, तो ये क्या है, एक मीडियम है, लैंग्वेज के थ्रू सिखा रहे हैं। पर लैंग्वेज अपने आप में कभी नॉलेज नहीं हो सकता। पर जनरली हमारे दिमाग में क्या होता है कि इंग्लिश बोलने वाले ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, आता है ना मन में कि मेरी मम्मी तो एक यूट्यूब पे वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें एक बेगर थी, वो इंग्लिश में बहुत अच्छा से बोलती थी। तो मम्मी के दिमाग में ये आ रहा था कि देखो कितनी पढ़ी लिखी है, कितना अच्छा इंग्लिश बोल रही है। तो बात यहाँ पे ये नहीं आता अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है इसका मतलब वो बहुत पढ़ा लिखा होगा। छोटा बच्चा भी फॉरेन में छोटा बच्चा भी इंग्लिश बोलता है, तो क्या वो बहुत लिटरेट हो गया क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर ये चीज़ आता है। तो ये जो हम लोग का इंग्लिश बोलने का जो सुपीरियरिटी है, कहाँ से आया है? कॉलोनियल टाइम पे आया है। जो कॉलोनियल पीरियड चल रहा था, ब्रिटिशर्स आए थे, तो ब्रिटिशर्स हमारे अंदर भर दिए कि जो इंग्लिश वाला बात आता है, इंग्लिश मैन जो है वो ज़्यादा सुपीरियर है। उस टाइम पे लोग इंग्लिश बोलना चाहते थे, इंग्लिश जो बोल रहे होते थे ना, उनको ज़्यादा पढ़ा लिखा समझा जाता था, ज़्यादा एडवांस क्लास समझा जाता था। वो चीज़ आज भी दिखता है। तो कहीं ना कहीं आज का जो वैल्यूज़ है, हिस्ट्री शेप किया है ना। आज जो कम्युनल राइट्स होता है, आज जो हिंदू मुस्लिम का दंगा होता है, कहीं ना कहीं ये 1905 में जो लॉर्ड कर्जन जो करके गए डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हिस्ट्री में, कि आज का जो बंगाल है, आज का जो वेस्ट बंगाल है, ये उस टाइम का बांग्लादेश, बंगाल, आसाम सब एक साथ था। पर इसको ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में जो पार्टीशन कर के गए, हिंदू मेजॉरिटी और मुस्लिम मेजॉरिटी जगह पे, मुस्लिम मेजॉरिटी के बेसिस पे, कि पहले तो बोले कि एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, पर बात एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं था, उनके दिमाग में था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। उसके कारण आज भी वो चीज़ हम लोग को दिखता है कि लोग कम्युनल राइट्स में बहुत जल्दी हिंदू मुस्लिम के कारण थोड़ा भी कुछ होता है ना, लोग भड़क जाते हैं। देखिए, एक बात समझिएगा, एक समझदार सिटीज़न का हम एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि जनरली होता क्या है कि लोग बहुत जल्दी हो जाते हैं हाइपर, ठीक है। पर यहाँ पे हाइपर होने वाला बात है नहीं। आप समझिएगा कि किस तरह से ना कभी कभी पॉलिटिशियन हम लोग के इस आइडियोलॉजी का यूज़ करते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह से कॉलोनियल टाइम में लॉर्ड कर्जन यूज़ किए थे। एक समझदार सिटीज़न हो गया, प्लीज़ ऐसे भड़काऊ भाषण में मत फंस जाइएगा। एटलीस्ट हम आपसे ज़रूर एक्सपेक्ट करते हैं इस स्टोरी के साथ। इस स्टोरी सुनिएगा, ये मेरा बनाया हुआ स्टोरी है। एक लड़का लड़की है, ठीक है। हम स्कूल में पढ़ाते हैं, टीचर हैं, और हम कुछ एक बच्चों को ग्रुप को बाहर पिकनिक पे ले जाते हैं, ठीक है। और सबसे हम 100 रुपया करके लिए हैं कि हम आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक टेम्पल लेके जा रहे हैं, चलिए प्लानिटेरियम लेके जाते हैं, प्लानिटेरियम लेके जाते हैं तारामंडल। वहाँ पे हम सबसे 100 रुपया लेते हैं, और 100 रुपया लेके मेरे पास कुछ अच्छा खासा कलेक्शन हो गया और बोले हैं कि हम आपको घुमाने ले जाएंगे, ठीक है। घुमाने ले गए, वहाँ पे बच्चों को लग गया भूख। बात ये था कि मैम बस 100 रुपया लेगी, पर मैम सबको खिलाएगी भी, और भाड़ा वगैरह फेयर जितना लगेगा सब देगी, टिकट उकट का पैसा मैम देगी, ठीक है, चलो सही था। वहाँ तो हम दे दिए, पर हमसे क्या हुआ ना, मेरे मन में आ गया लालच। हम क्या किए, उस बच्चों का जो टिकट का पैसा था वो हम खुद रख लिए और खर्च कर दिए, ठीक। अब बच्चा मेरे से मांग रहा है कि मैम भूख लगा है, खाना चाहिए।
अब मेरे दिमाग में क्या आता है, अब तो मेरे पास कुछ है नहीं। अगर कोई देखिए स्टोरी को समझने वाला ज़रूर समझ जाएगा स्टोरी हम किस लिए बताना चाह रहे हैं। ठीक, स्टोरी कंटिन्यू वापस करते हैं। नहीं समझ आ रहा होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, वापस हम स्टोरी को बता देंगे, और नहीं तो फिर एक्सप्लेन कर ही देंगे। तो वो एक बच्चा मेरे से बोलता है कि मैम मेरे को भूख लगा है। हम मेरे पास तो है नहीं पैसा, हम तो खर्चा कर चुके हैं। फिर हम क्या करते हैं ना कि उसमें कुछ लड़के भी हैं कुछ लड़कियां भी हैं। हम बोलते हैं कि पता है आपको, एक आप ही की कोई फ्रेंड थी, वो लड़की बोल रही थी कि लड़की ज़्यादा होशियार होते नहीं, और पता है मैम लड़कों का पूरा ग्रुप है ना वो सो रहा था पूरे प्लानिटेरियम में, कुछ भी नहीं समझा है उन लोग। ठीक, और लड़कों को बोल देते हैं कि लड़कियों को बोल देते हैं कि लड़के बोल रहे थे कि पूरी लड़कियों का ग्रुप बस स्टाइल मारने में लगा हुआ था मैम, बस फ़ोटो खींच रही थी उन लोग, और उन लोग तो ढंग से कुछ भी नहीं पढ़ी है। आप जो प्लानिटेरियम में जो आप दिखाने लाई थी सोलर सिस्टम का, कोई उन लोग नहीं पढ़ा है। ठीक है, और जाके हम ये दोनों का डिस्प्यूट दोनों में करवा देते हैं। अब उन लोग का दिमाग खाना से हट के कहाँ चला जाएगा, आपस में झगड़ने में। ठीक है, तो यही है कम्युनल राइट्स। हमको हमारे ओपिनियन से मेजॉरिटी केसेस में, ज़्यादातर हम मेजॉरिटी का बात कर रहे हैं, हमेशा एब्सोल्यूट नहीं बोल रहे हैं। मेजॉरिटी में यही होता है कि जब है ना कोई स्पेशल मुद्दा होता है ना कि जिस पे हम ना क्रिटिकली आवाज़ उठा सकते हैं कि यहाँ पे सरकार लैग कर रही है, ये जब नहीं, सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग को भड़का देते हैं, कम्युनल राइट्स आ जाता है, नया मुद्दा छेड़ देता है, जिसके कारण मीडिया उसको हाईलाइट करती है टीआरपी बढ़ाने के लिए। और जनरली होता क्या है कि हम लोग बस आपस में लड़ते रह जाते हैं, और लोग कोई अलग नारा लगा रहे होते हैं और कोई अलग नारा लगा रहे होते हैं। जो मेन जो होता है बात, हिंदू मुस्लिम अगर हम भूल के, सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग इंडियंस हैं, और जब तक हम लोग एकजुट होंगे ना, कोई हम लोग का मिसयूज़ नहीं कर सकता है। ठीक, अगर वो बच्चे, छोटे बच्चे, दोनों बच्चे आपस में झगड़ा ना करते तो उन लोग फिर एकजुट होकर मेरे से वापस मांग सकते कि मैम वो तो सलट लेंगे हम लोग, वो हम लोग का आपसी प्रॉब्लम है कि कौन क्या कर रहा था, कौन क्या बोला है, बस आप मेरे को हम लोग को पहले पिकनिक का खाना दीजिए। ठीक है, तो आप स्टोरी से समझ पाए होंगे। तो ये हम बताना इसलिए चाह रहे थे कि जो कम्युनल राइट्स आज आया है, अभी भी है भड़काऊ चीज़। पार्टीशन जो हो गया, इंडिया पाकिस्तान का हुआ या वेस्ट बांग्लादेश हुआ, अलग देश बना, बहुत सारा जो अभी भी हिंदू मुस्लिम का जो झगड़ा आता है, कहीं ना कहीं ये बीज उसी टाइम पे बोया गया था हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री का अभी भी वहाँ पे वो इम्पैक्ट आज भी हम लोग देख रहे हैं, जो वैल्यू आज भी शेप हो गया है। डाउरी सिस्टम भी कॉलोनियल पीरियड से ही आया है। पहले हम लोग का ऐसा एज अ दहेज, ये दहेज का सिस्टम नहीं था जो आज होता है, इस तरह से नहीं दिया जाता था। ये हम जब मैरिज वाला चैप्टर पढ़ेंगे सोसाइटी में तो उसको और डेप्थ में पढ़ेंगे। और अगर समझा जाए तो बोल सकते हैं रेशियल सुपीरियरिटी, गोरे लोगों को ज़्यादा अच्छा समझना, गोरे लोग को ज़्यादा बोल सकते हैं ना कि एक आता है आजकल तो लड़कियां भी शादी के लिए प्रेफर की जाती है कि लड़की थोड़ी गोरी होनी चाहिए। इवन तो एक जने बोलते हैं कि मेरे को मिल्की वाइट लड़की चाहिए, ये इसलिए क्योंकि हो सकता है मेरा दूसरा बच्चा और गोरा होगा। समझ नहीं आ रहा है कि गोरे होने के कारण क्या आपको कभी सैलरी मिला है, क्या आप गोरे हैं तो आपको पैसा मिल जाएगा, नहीं मिलता, ऐसा कहीं नहीं होता। गोरे होने से कुछ भी फ़ायदा होना नहीं है, पर स्टिल हम लोग के अंदर वो एक चीज़ रह गया है, वो फेयर होने का, जो वाइट बोल सकते हैं ना, वाइट का सुपीरियरिटी होना, ये किस लिए है, ये उसी टाइम से आया है। और इवन एक और एग्जांपल मेरे को याद है, एक लड़का था हम लोग की क्लास में, उसका नाम मिश्रा सर नेम था, हाँ वो ब्राह्मण था, और उसका पर कम्प्लेक्शन ज़्यादा फेयर नहीं था, थोड़ा डार्क कम्प्लेक्शन था। सर बोलते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, वो बोलता है अरविंद मिश्रा। सर बोलते सच्ची तुम्हारा नाम अरविंद मिश्रा है, लगते नहीं हो देख के तुम थोड़े भी ब्राह्मण हो, मतलब काले हो, है ना। ब्राह्मण को क्या होना चाहिए, गोरा होना चाहिए, और उसके लुक को भी सर अजीब सा बोले। तो टीचर के अंदर ही ये चीज़ है, तो अब टीचर ही जब ऐसे करेगा तो क्या ही बोल सकते हैं। समझ में नहीं आता कि बच्चे के अंदर किस तरह का वैल्यू जनरेट होगा। दूसरा आता है हमारा सोशलॉजिकल इमेजिनेशन। सोशलॉजिकल इमेजिनेशन बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है। सोशलॉजिकल इमेजिनेशन बोलने का मतलब है कि आप अपना जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है ना, उससे हट के आप कुछ अलग मतलब बोल सकते हैं ना कि अपने ही इंडिविजुअलिटी से आप बाहर निकल के उस चीज़ को इमेजिन करते हैं, समाज को देखते हैं, जिसमें आपका जो डेली रूटीन है उसको आप अलग नज़रिया से देखेंगे, कि आपका इमेजिन करने का तरीका बदल जाता है। देखिए ये बहुत डेप्थ का कंसेप्ट है, ये डेप्थ वाला कंसेप्ट है, थोड़ा इसको और डिटेल में कवर करेंगे क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा है, ये वीडियो लंबा हो गया है। सोशलॉजिकल इमेजिनेशन पढ़ने के बाद सी राइट मिल्स का और उसके बाद आता है हमारा मेथड्स है।
तो मेथड्स पढ़ने के पहले हमको सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन बहुत अच्छे से कवर करना पड़ेगा, उसमें ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा वरना अधूरा रह जाएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में दूसरा टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू।